हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सर सुनील पंचारी और मैं आप सबका यूट्यूब क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो कल का अपना टॉपिक पढ़ा था, जो उसके अंदर हमने पहले बजट पढ़ा था और उसके बाद वाली क्लास के अंदर हमने कल वाले वीडियो के अंदर बजट की प्रक्रिया पढ़ी। आज हम देखते हैं कि भारतीय संसद के रिलेटेड जो टॉपिक है वो लगभग संसद से संबंधित प्रावधान समाप्त होने वाले हैं। उससे पहले बचा हुआ एक और टॉपिक है, उसके बारे में भी आइए चर्चा करते हैं। वो है संसदीय समितियां। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन छोड़ने पर इसके भी गलत होने के चांसेस बने रहते हैं। तो इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है और थोड़ी सी अपनी समझ है, तो उसके लिए हमने आज का ये टॉपिक रखा है और छोटी सी क्लास के अंदर हम इस वीडियो को पूरा कर लेंगे और थोड़ा सा अंतर है सो उसको समझ लेंगे। तो आइए हम अपनी इस टॉपिक के बारे में अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संसदीय समितियां। संसद ने अपने कार्य के संचालन के लिए पहले हमने एक बार पढ़ा था, वो थी मंत्रिमंडलीय कैबिनेट कमिटीज, यानी मंत्रिमंडलीय समितियां पढ़ी। वो थे मंत्रिपरिषद के अपने कार्यों को सुगमता पूर्वक करने के लिए मंत्रिपरिषद ने वर्तमान में अपनी 8 समितियां बना रखी है। वैसे ही संसद ने भी अपने कार्यों को सुचारू और दक्षता पूर्वक करने के लिए कुछ समितियां बना रखी हैं। उनके बारे में उन्हें बोलते हैं संसदीय समितियां। और संसदीय समितियां अपने कार्य और प्रकृति के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में रखी जाती है। इसलिए हमने यहाँ पर कुछ 4-5 प्रकार की संसदीय समितियों का उल्लेख किया है। देखते हैं, उसमें सबसे पहली है, उसे बोलते हैं वित्तीय समितियां, यानी कि फाइनेंशियल कमिटीज। तो ये जो वित्तीय समितियां हैं वो कौन कौन सी हैं, इसके अंदर हमें 3 प्रमुख वित्तीय समितियों के बारे में बात करनी है। उनमें सबसे पहली आती है लोक लेखा समिति, दूसरी आती है प्राक्कलन या अनुमान समिति, तीसरा आता है सार्वजनिक उपक्रमों के लिए गठित समिति। ये 3 वित्तीय समितियां जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो हमें इनके बारे में एक एक के बारे में अध्ययन करना होगा। दूसरे नंबर पर देखते हैं, उन्हें बोलते हैं विभागीय समितियां। प्रत्येक विभागों के लिए अलग से कुछ समितियां गठित कर रखी हैं। उनकी संख्या है 24। तो ये जो 24 समितियां हैं, इनके बारे में भी हमें, सारी समितियों की विशेषताएं एक जैसी होती हैं, इसलिए एक क्लास लगाकर एक वीडियो में टॉपिक के अंदर हमें इनके बारे में भी पढ़ना होगा, क्योंकि इनसे भी कई बार प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तीसरी कैटेगरी में देखें तो यहाँ पर कुछ संसद की प्रक्रिया के दौरान कई बार जांच करने के लिए भी कुछ समितियां गठित कर दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल याचिका, यानी कि किसी ने संसद में कोई याचिका प्रस्तुत की है तो उसकी पहले जांच होगी, जांच होने के बाद ही वो याचिका संसद के अंदर या सदनों के अंदर प्रस्तुत की जाती है। तो जांच के लिए, याचिकाओं की जांच के लिए एक समिति बना रखी है जिसे बोलते हैं याचिका समिति। दूसरी विशेष अधिकारों से रिलेटेड जांच करने के लिए, यानी कि हमने पढ़ रखा है कि संसद के सांसदों को कुछ सामूहिक और व्यक्तिगत विशेष अधिकार मिले। अगर उन विशेष अधिकारों का कहीं पर हनन होता है तो उस हनन की जांच के लिए एक समिति बना रखी है जिसे बोलते हैं विशेष अधिकार जांच समिति। और देखें कि जो सांसद होते हैं उनका आचार किस तरीके का है, यानी कि वो किस तरीके के आचरण वहां पर संसद के अंदर करते हैं। अगर उन्होंने कहीं पर नैतिकता का उल्लंघन किया या अपने विशेष अधिकारों का अतिक्रमण किया, तो ऐसी परिस्थिति में उनके आचार के लिए एक आचार समिति बनाई जा सकती है। हमने पिछले साल एक सुर्खियों में केस रहा था, मोहिनी मोहित्रा का केस, जो कि पश्चिम बंगाल से थे, और उनके ऊपर इल्जाम लगा था कि उन्होंने किसी प्रश्न के जवाब देने के लिए कुछ पैसों की रिश्वत ली थी। तो ये जो उनके आचरण के ऊपर जांच समिति बनी थी उसे बोलते हैं आचार जांच समिति। यानी कि संसद अपने सदस्यों के आचरण की जांच करने के लिए भी एक समिति गठित करती है जिसे बोलते हैं आचार जांच समिति। ये सभी समितियां आती है जांच समिति की कैटेगरी में, यानी कि संसद अपने कुछ मामलों के लिए कुछ जांच समितियां भी बनाकर रखती है। और देखते हैं दैनंदिन कार्य, यानी कि संसद में जो रोजमर्रा के कार्य होते हैं उनको करने के लिए भी कुछ समितियां बना रखी है। वो कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे सबसे पहली तो है कार्य सलाहकार समिति। ये तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के जो सभापति हैं उन्हीं की ही अध्यक्षता में समिति होती है, तो ये कार्य संचालन समिति है। और दूसरी निजी विधेयक, यानी कि कोई निजी व्यक्ति अपना कोई विधेयक प्रस्तुत करता है, निजी तौर पर गैर सरकारी सदस्य अगर कोई बिल प्रस्तुत करते हैं तो उनकी सबसे पहले एक समिति द्वारा जांच की जाती है, उससे बोलते हैं निजी विधेयकों से संबंधित समिति। ये जांच करेगी, अगर इसे लगा कि हाँ ये विधेयक अच्छा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और देखते हैं लोकसभा से पास होता है या नहीं, ऐसी परिस्थिति में इस समिति की सलाह पर ही वो विधेयक सदनों के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। तो इसके लिए भी एक समिति बना रखी है। और विनियम, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो नियम कौन से होंगे, इन नियमों की प्रकृति क्या होगी, किस तरीके से नियम पारित होने वाले हैं,
इनके लिए भी एक समिति बनाई जाती है जिसे बोलते हैं विनियम समिति। और कि लोकसभा और यानी कि संसद अपने कार्यों के संचालन के लिए कुछ विशेष प्रकार की समितियां बनाती है। उनकी सामान्यतः दो कैटेगरी होती है, एक बोलते हैं स्थायी समितियां, दूसरी होती है तदर्थ। स्थायी वो हैं जो निरंतर रूप से चलती रहती हैं, कोई कार्य उनके पास आए या ना आए उनको तो अपने कार्य करते ही रहने, उन्हें बोलते हैं स्थायी समितियां। दूसरी कैटेगरी आती है जिसे बोलते हैं तदर्थ समिति। तदर्थ समिति वो है जो सिचुएशन देखकर बनाई जाती है, इन्हें बोलते हैं। और ये कुछ विशेष स्थायी समितियां थी। तदर्थ समितियों के बारे में नेक्स्ट टाइम देखेंगे। फिलहाल हम जो देख रहे हैं वो है सभी स्थायी समितियां। और स्थायी समितियों के कुछ कैटेगरी और उन कैटेगरी के अंदर जो रखी गई समितियां हैं उनके बारे में यहाँ पर एक हिंट दिया गया है कि संसद के कुछ इस प्रकार की समितियां होती हैं। आइए, हमने अभी पहले ही बता दिया, हमारा फोकस रहेगा वित्तीय समितियों को पढ़ने के बारे में क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी स्थायी समितियां, विभागों से संबंधित स्थायी समितियां, इनको भी हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। और बाकी ये जो अन्य समितियां हैं इनके नाम से ही देख लिया जाएगा कि कौन सी समिति क्या करेगी, और कभी सुर्खियों में रहेगी तो इस तरीके की समिति के बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी रखनी होगी। आइए, आज की हमारी क्लास का जो प्रमुख टॉपिक रखा गया है वो है वित्तीय समितियां। यानी कि हम संसद की स्थायी समितियां पढ़ रहे हैं। स्थायी समितियों का जो पहला कैटेगरी रखी गई है उसे बोलते हैं वित्तीय समितियां। वित्तीय समितियों को बारे में आज की हमारी चर्चा रहेगी। तो देखते हैं वित्तीय समितियां कितने प्रकार की होती है, कौन सी होती है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनसे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली जो समिति है उसे बोलते हैं लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। लोक लेखा समिति, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जनता के पैसों की निगरानी करेगी। होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं इसका गठन कब हुआ। इसके गठन के बारे में प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 में लिखा हुआ था कि एक लोक लेखा समिति का गठन किया जाएगा, और उसी सिफारिश को मानते हुए 1921 के अंदर भारत के अंदर प्रथम पब्लिक अकाउंट कमेटी का गठन किया गया। जब हम आजाद हुए तो आजादी के बाद हमने इसी समिति को आगे बरकरार रख लिया, ठीक है। और इसके अंदर टोटल 22 सदस्य होते हैं, उसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। यानी कि इसके अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य आएंगे। नेक्स्ट बात, इसके अंदर कोई भी मंत्री नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भारत की संचित निधि से जितना पैसा निकलेगा वो टोटल खर्च तो मंत्रिपरिषद करती है, यानी कि सरकार करती है। तो सरकार का कोई व्यक्ति अगर इनमें आ गया तो फिर वो जांच को प्रभावित कर देगा। इसलिए इसके अंदर पहली चीज, कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं होगा। लोक लेखाई क्यों? इन तीनों वित्तीय समितियों का कोई भी मंत्री सदस्य नहीं बनेगा। दूसरी चीज कि इसके अंदर 22 सदस्य हैं, इसमें 15 लोकसभा से हैं, 7 राज्यसभा से हैं। नेक्स्ट बात कि जो लोक लेखा समिति है, ये वित्तीय समितियां सरकार के किए गए खर्चों से संबंधित है। खर्चों की जांच करेगी कि सरकार ने क्या सच में खर्च किया, या संसद से संचित निधि से ऐसे ही पैसा निकाला है। सरकार ने जो भी नए अधिग्रहण के समझौते किए हैं, यानी कि कोई भी वस्तुएं खरीदी हैं, उन वस्तुओं में सरकार ने कितनी ईमानदारी रखी है, इसकी जांच भी ये समितियां करेगी। और सरकार अगर जो बजट लेती है उसके अंदर कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, उस भ्रष्टाचार की जांच भी ये समितियां करेगी। तो ये सभी सरकार पर अंकुश लगाने के लिए होती हैं, सरकार की निगरानी करने के लिए होती हैं। ऐसी परिस्थिति में इनमें मंत्री तो हो ही नहीं सकते हैं। जो लोक लेखा समिति ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समिति है, इसलिए इसकी अध्यक्षता नॉर्मली 1967 से एक परंपरा बना रखी है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होगा। हम विपक्ष के नेता के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। जो दल विपक्ष में है और उसमें कम से कम लोकसभा के या सदन के सदस्यों का 10% सीटें हैं उस दल की, तो फिर वही व्यक्ति विपक्ष का नेता बन सकता है, और विपक्ष के नेता को ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये परंपरा बना रखी है हमने 1967 से। कुछ बातें क्लियर होगी। 1921 में गठन, 22 टोटल सदस्य होते हैं, मंत्री कभी सदस्य नहीं बनेंगे, और 1967 से इसकी अध्यक्षता विपक्ष का नेता ही करेगा। और इनका गठन कैसे किया जाता है? दोनों सदनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा इन सभी सदस्यों का गठन किया जाता है। तीनों कमेटियों में यही चुनाव का प्रावधान है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय जो राष्ट्रपति में भी था, राज्यसभा के सदस्यों में भी था, और वही इन समितियों के गठन में भी वही लोग
यूज होते हैं, यानी कि यही प्रणाली चुनाव की होती है और प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर लोगों को चुना जाता है और इनके चुनाव लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा करवाए जाते हैं। उसके बाद इसकी अध्यक्षता हमेशा विपक्ष का जो नेता होगा वही करेगा। अब देखते हैं कि इसका प्रमुख कार्य क्या है। इसका प्रमुख कार्य है कि जो भारत के महालेखा यानी नियंत्रक और महालेखाकार है यानी कि कैग है, कैग के द्वारा कैग हमेशा भारत सरकार के जितने भी खर्च होते हैं और जो भारत सरकार ने इनकम ली है, जो भारत सरकार ने खर्च किए हैं और भारत सरकार ने जितने उद्यम चला रखे हैं, इन सभी से संबंधित ऑडिटिंग करता रहता है। ऑडिटिंग के बाद में वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति अपनी रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करते हैं। जब राष्ट्रपति की रिपोर्ट संसद में आती है, उसकी जांच करती है। इस रिपोर्ट की जांच करने का कार्य है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। यह कमेटी जांच करेगी कि सरकार ने किस तरीके के कार्य किए हैं और न केवल इसकी जांच करेगी बल्कि कमेटी ये भी सुझाव दे सकती है कि वर्तमान परिस्थितियां कैसी चल रही है, क्या सरकार को सच में इतना खर्च करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। अगर सरकार ने सरकारी किसी मंत्री ने या अधिकारी ने कोई भ्रष्टाचार जैसा कांड कर दिया हो तो उसकी भी जांच करेगी। ये तमाम कार्य करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। और पब्लिक जैसे कि विनियोग विधेयक से कितना पैसा संचित निधि से निकाला, उसको कहां पर खर्च किया, क्या जितना निकाला उतना खर्च किया या फिर बाकी पैसा रख लिया, इन तमाम बिंदुओं पर जांच करेगी। और वित्त विधेयक सरकार के पास कितना पैसा आया, उसमें से उसने संचित निधि में कितना डाला, ऐसे मुद्दों की जांच करती है हमारी ये पब्लिक अकाउंट कमेटी। और इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का मार्गदर्शक दोस्त कहा जाता है कैग खुद को, क्योंकि ये सामान्यतः कैग की रिपोर्ट पर ही ज्यादा चर्चा करती है, इसी को आधार बनाकर देश की परिस्थितियों की जांच करती है। ऐसे में कैग की कुछ बातें इस समिति को हो सकता समझ में ना आए, ऐसी परिस्थिति में ये कैग इस समिति की सहायता करता है, मार्गदर्शन करता है कि उसकी रिपोर्ट में जो मुद्दे उठाए गए हैं और जो जांच की गई है उसका आधार क्या है, समझाने की कोशिश करता है। इसलिए इस समिति का फ्रेंड होता है कैग। बाकी इन दोनों का नीचे वालियों का नहीं होता है, केवल इसी का होता है। इसलिए कई बार पहले तो पूछा भी जाता था कि कैग किस समिति का मित्र होता है या फिर इस समिति का मित्र कौन होता है। दोनों परिस्थितियों में जवाब कैग और पीएसी होगा। और अब इस समिति में दिक्कत क्या है, कुछ इसकी लिमिटेशन है, वो ध्यान में रख लो। पहली चीज, ये हमेशा पोस्टमार्टम करने जैसा कार्य करती है, क्योंकि सरकार ऑलरेडी खर्च कर चुकी है। सरकार के खर्च करने के बाद अब ये जाकर जांच करेगी कि क्या सरकार ने जो खर्च किया वो सही था या गलत किया, तो अब क्या फायदा, क्योंकि ऑलरेडी खर्च तो हो ही चुका है। तो इसलिए ये हमेशा पोस्टमार्टम जैसा काम करती है। लेकिन इसकी पोस्टमार्टम का फायदा ये होता है कि आगे जब ये रिपोर्ट जनता में आती है तो जनता सरकार को क्रिटिसाइज करती है और सरकार के गलत कार्यों की वजह से हो सकता है अगली बार वो सरकार ही बदला दे। तो इसलिए ये करती तो पोस्टमार्टम ही है, कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी खर्चा हो चुका है। लेकिन इसका आने वाले चुनावों में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सरकार टोटली दरकिनार नहीं कर सकती, लेकिन है तो ये पोस्टमार्टम करने जैसा कार्य। और नेक्स्ट बात, इसकी रिपोर्ट सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, अबाध्यकारी है, इसलिए भी ये समिति थोड़ी सी कमजोर फील करती है। बाकी है समिति बहुत पावरफुल है, लेकिन इसमें दो ही चीजों की कमी है। एक, ये जांच खर्च होने के बाद जांच करती है, दूसरी इसकी जो सिफारिशें हैं ये बाध्यकारी नहीं होती है। ये थी हमारी लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसके बारे में कुछ प्रावधान, इतने प्रावधान ध्यान में रख लो, मोर देन सफिशिएंट है। दूसरी एक और वित्तीय समिति है जिसे बोलते हैं अनुमान समिति, प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी टोटली लोकसभा की होती है। इसका भी चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा होता है। इसके अंदर 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। ये थोड़ी अलग बात है, सभी सदस्य लोकसभा की। प्रथम इसका गठन हुआ था 1950 में हुआ था। 1950 में जॉन मैथाई उस समय हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में पहली यानी कि वित्त मंत्री 1950 में जब गठन हुए थे, तब इनके जॉन मैथाई की सिफारिश पर यहाँ पर पहली बार हमारे आकलन समिति का गठन किया गया था। और ये आकलन समिति का अध्यक्ष इस बार लोकसभा का विपक्ष का नेता नहीं होता है, यहाँ पर अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और इसमें विशेष बात है कि ये क्या करेगी, ये करेगी कि सरकार ने कितनी अनुदान की मांग की,
बजट में हमने देखा अनुदान की मांगे मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं, उन सभी मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर ये जांच करती है और जांच के बाद वो बताती है कि पिछले सरकार ने इतना बजट मांगा था, इतना यहाँ पर खर्च किया था, इतना बजट कम रह गया था या इतना बजट एक्स्ट्रा सरकार ने ले लिया था और इतने बजट का घोटाला हुआ था। इन तमाम बिंदुओं पर जांच करती है अनुमान समिति। इसमें भी मंत्री सदस्य नहीं होगा और ये जो प्रावधान थे एकल संक्रमणीय वाला, मंत्री सदस्य नहीं बन सकते, ये तमाम प्रावधान इन तीनों पर ही लागू होते हैं, इसलिए इस पर भी लागू होंगे। तो ध्यान में रखना, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। इनका अध्यक्ष विपक्ष का नेता हो जरूरी नहीं है, यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष इसके नेता को अध्यक्ष को चुनते हैं और ये सरकार ने पिछले बजट के अंदर यहाँ पर भी जो कमी आएगी वो सेम है दोनों में, इसमें भी वही कमी है जो इसमें कमी थी। ये भी सरकार ने पिछली बार जो अनुदान की मांग की थी उसकी जांच करेगी, क्या सरकार ने सच में उतना खर्च किया या एक्स्ट्रा बजट लिया था, इन तमाम बिंदुओं पर पिछले बजट की जांच करेगी। और जब मैं कल बजट की प्रक्रिया पढ़ा रहा था तब भी मैंने कहा था कि अनुमान समिति जो संसदीय समितियां होती है, अनुमान समिति की रिपोर्ट पर इस बार के बजट पर चर्चा होती है, यानी ये समिति पिछले बजट के अनुमानों की मांगों पर जांच कर रही है और जब इसकी जांचों की रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, प्रस्तुत होने के बाद नेक्स्ट बजट के अंदर सरकार को क्रिटिसाइज किया जाएगा कि आपने पिछले बजट के अंदर इतना पैसा एक्स्ट्रा लिया था जबकि इस रिपोर्ट के अनुसार आपने उतना खर्च किया ही नहीं था। और मस्त बात है कि इसके अंदर कोई मंत्री सदस्य नहीं होता है, इसलिए ये रिपोर्ट भी वैलिड होती है, ऑथेंटिक होती है और इतने सदस्य मिलकर कोई गलत कार्य तो करेंगे नहीं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, इसका मतलब है कि अगर लोकसभा के अंदर सपोज करते हैं कि 300 सदस्य बीजेपी के हैं और मान लेते हैं बाकी किसी दल के नहीं है या फिर एनडीए के हैं 300 सदस्य, यूपीए के हैं 200 सदस्य, तो फिर जब एक समिति बनेगी, इस 30 समिति में हमने देखा था कि 60% एनडीए के हैं, तो इस समिति के भी 60% सदस्य एनडीए के होंगे और वहां पर देखा था 40% यूपीए के हैं, तो इसके भी 40% यूपीए के होंगे। कहने का मतलब है 20 सदस्य बीजेपी के हैं तो 10 सदस्य कांग्रेस के भी होंगे, इसलिए इसे बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि लोकसभा में जितना अनुपात में आप लोग हो, आपकी समिति के अंदर भी उतने ही अनुपात में आप लोगों को डाला जाएगा। इसलिए यहां पर बहस भी अच्छी होती है और जो ऑथेंटिक रिपोर्ट आती है वो भी प्रस्तुत कर दी जाती है। ये होती है अनुमान या प्राक्कलन समिति, जिससे बोलते हैं एस्टिमेट समिति। और तीसरी एक और समिति है जिसे बनाया गया था सार्वजनिक उपक्रमों के लिए गठित समिति। सार्वजनिक उपक्रमों के लिए जो गठित समिति है, इसका काम है कि सार्वजनिक जो सरकारी उपक्रम है, यानी कि जो बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां जो सरकार ने बना रखी है, इन सब की जांच करना कि सरकार इनके लिए कितना बजट पास करती है, सरकार इनसे कितना लाभांश लेती है, इन सभी चीजों का सरकार कौन सी पॉलिसी लाती है, इनकी जांच करने का काम ये सीओपीयू करती है। और सीओपीयू की मुख्य सिफारिश यही है कि ये सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जांच करती है। इसमें भी कोई मंत्री सदस्य नहीं बनेगा और इसका पहली बार गठन 1964 में किया गया था करसन मेनन समिति की सिफारिश पर। 1964 में किया गया था और इसके भी सदस्य 22 हैं, जैसा कि लोक लेखा समिति में इसके भी सदस्य 22 हैं और 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। यह भी पोस्टमार्टम वाला सिस्टम है, यानी कि सरकार तो जो करना होती है कर चुकी होती है, उसके बाद जांच करती है, लेकिन इसका भी प्रभाव फिर से दोबारा पड़ेगा जब अगली बार बजट प्रस्तुत किया जाएगा। ओवरऑल इन तीनों समितियों का मतलब क्या है, ये तीनों समितियां बाद में जांच करती है, यानी कि सरकार की ऑडिटिंग करती है एक्चुअल में। और ऑडिटिंग का मतलब है कि जब पहले से ही खर्च हो चुका है उसके बाद जांच करेगी। लेकिन इन तीनों समितियों का प्रभाव कहां देखने को मिलेगा, या तो मिलेगा नेक्स्ट चुनाव के अंदर और या फिर मिलेगा नेक्स्ट बजट के अंदर। अभी के लिए इन समितियों का कोई विशेष रोल होता नहीं है। हमने देखा था कि बजट की जो अनुदान की मांगे रखी गई थी, सरकार ने जो अनुमान लगाए, इन सभी बजट की भी जांच होगी एक्चुअल में यहाँ पर, क्योंकि बजट में भी आखिर प्रावधान है किस किस से रिलेटेड। अधिकांश प्रावधान तो लोक लेखा समिति समेट लेगी, फिर जो बचे हुए हैं अनुमान समिति वाली, ये तो पूरे बजट की ही जांच करेगी। और एक है सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सरकार को कितना पैसा आया, कितना पैसा सरकार ने खर्च किया, इन सभी की जांच करने के लिए एक और कमेटी बना रखी है। ये सभी कमेटियां मिलकर एक्चुअल में सरकार पर ऑडिटिंग करती है और अपनी रिपोर्ट वापस संसद को प्रस्तुत करती है। फिर पता चलता है कि एक्चुअल सरकार कितनी हवा में और कितनी पानी में। इन सभी चीजों की जांच के आधार पर फिर अगला बजट प्रस्तुत होता है। पिछले बजट के लिए जो डेटा प्रस्तुत किए जाएंगे वो उस समय
इनका कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि इनके पिछले डेटा ही काम आते हैं। ये वित्तीय समितियां थी, बाकी बचेगी स्थायी समितियां। इन पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।